गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को, और यूनिट नंबर जो है वो हमारे पास सेकंड चल रही थी, और जो टॉपिक है वो है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर जेनेटिक फंक्शंस। इसको हमने पढ़ लिया था, और इसके बाद जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ हैमिल्टोनियन करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन। एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टोनियन करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो पहला एप्लीकेशन है वो है केपलर प्रॉब्लम। कौन सा है? केपलर प्रॉब्लम है। केपलर प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था, कुछ इसमें लिखवा दिया था, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर जेनेटिक फंक्शन के अंदर क्या लिया है, एक पर्टिकुलर पाथ लिया है अंडर द सेंट्रल फोर्स ऑफ टू मोर एंड द केपलर प्रॉब्लम, कि जो हमारे पास सेंट्रल फोर्स है उसके अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 और मोर देन है। और इसके अंदर हम एक स्पेसिफाई मोशन की बात करते हैं जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है या फील्ड को फॉलो करता है। हैमिल्टोनियन फॉर ए चार्ज पार्टिकल फॉर ए इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस विद चार्ज जेड ई। तो मान के चलते हैं हमारे पास एक नाभिक है और इसके चारों ओर जेड ई इस नाभिक का चार्ज है, और इसके चारों तरफ क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरह से एक न्यूक्लियस लिया था, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण हमारे पास जो हैमिल्टोनियन होगा वो रहेगा 1/2 m x डॉट y डॉट स्क्वायर प्लस वी आर। यहाँ पर जो x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर है वो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर है, ठीक है। लेकिन हम इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना चाहेंगे। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हैमिल्टोनियन जो है वो हमेशा मोमेंटम फॉर्म में होता है, तो इसको हमने मोमेंटम फॉर्म में चेंज कर लिया डायरेक्टली, ठीक है। जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हैं। और इधर हमारे पास पोटेंशियल रहेगा या पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, सॉरी। हैमिल्टोनियन जो है वो हमारे पास फाइनली ये आ गया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, लेकिन हम इसके अंदर क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और फॉर्मूला जो है पोटेंशियल एनर्जी का वो हमारे पास ये रहेगा, और इस फॉर्मूले के थ्रू से हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली समीकरण नंबर 2 में। 2 को हमने 1 में रखा, फाइनली हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है वो आया p² प्लस p² माइनस का kz²। ये हमारे पास क्या आ गया था, पोटेंशियल आ गया। एंड द सिस्टम इज कंसिडर्ड देन द टोटल एनर्जी। यदि हमारे पास सिस्टम कंजर्व है तो हमारे पास टोटल एनर्जी E बराबर क्या रहेगा, H रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंड द सिस्टम इज कंजर्वेटिव, सिस्टम इज कंजर्वेटिव, द टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी H बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और हम इसको E के बराबर कर लेंगे, और E के बराबर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू PR² बटे में 2m प्लस P θ² बटे में 2mr² माइनस का kze² बटे में r। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर हम पक्षांतरण करेंगे, जो 2m है उसका आप उधर पक्षांतरण कर दीजिए, तो इधर आपको मिलेगा 2me और प्लस सॉरी बराबर PR² बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा Pθ² बटे में r², और यहाँ पर बचेगा kze² बटे में r आपके पास बच जाएगा। इस वाली वैल्यू को भी उधर लेके आइएगा तो आपको मिलेगा 2me इक्वल टू, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा इधर, प्लस kze² बटे में r इज इक्वल टू PR² प्लस का Pθ² बटे में r² बचेगा। बस इसको आप इक्वेशन दे दीजिए, हमारे पास इक्वेशन आ गई थी 3, आप इसको इक्वेशन दे देंगे 4 नंबर। अब बात करते हैं हैमिल्टोनियन करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन की। द हैमिल्टोनियन करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन करैक्टरिस्टिक फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए जो W हम लेंगे वो W डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट्स पर। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं R और थीटा ले रहे हैं, R और थीटा ले रहे हैं। तो आपके पास जो करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन होगा वो भी 2 प्रकार का रहेगा, थीटा के अंदर और R के अंदर।
यदि आप यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर और पी वाई स्क्वायर लेते तो आपके पास जो डब्लू होगा वो रहेगा डब्लू बराबर डब्लू एक्स प्लस डब्लू वाई। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, डब्लू आर प्लस का डब्लू थीटा। ये कोऑर्डिनेट्स डिपेंडेंस रहेगी, और जितने हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे 2D में 3D में 4D 5D जो भी ले रहे हो उतने ही ये डब्लू क्या हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं। ठीक, और ये हमारे पास क्या होता है, करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन की टोटल वैल्यू डब्लू बराबर डब्लू आर प्लस का डब्लू थीटा। यहाँ पर यदि हम मोमेंटम को रिप्रेजेंट करें तो पी जे को हम लिखेंगे कि डेल डब्लू अपॉन में डेल क्यू जे हम लिखते हैं। ये मैंने पीछे इक्वेशन जो थी हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन उसके अंदर लिखवाई थी कि डेल डब्लू अपॉन डेल क्यू जे की इसकी वैल्यू आती है। या फिर हम इसको जेनेटिक फंक्शन के अंदर डेल एस अपॉन डेल क्यू जे भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमने उस समय ऐसे माना था कि एस जो बराबर है वो डब्लू माइनस का अल्फा टी था। जब आप इसका आउकलन करते हैं क्यू जे के रेशमेंट में तो ये बराबर आता है डेल डब्लू अपॉन के डेल क्यू जे के, और ये कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर हैं, तो आप इन दोनों को भी यहाँ से बराबर कर सकते हैं। बराबर करने के बाद आपको मिलेगा इधर पी आर और पी थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। देखो नॉर्मली जो हमने मोमेंटम निकाला है वो आपके पास आया पी जे इज इक्वल टू डेल डब्लू अपॉन में डेल और क्यू जे। तो क्यू जे यहाँ पर क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है, पी जे क्या है, जनरलाइज मोमेंटम है। लेकिन हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पर कि पी आर की वैल्यू क्या होगी। पी आर की वैल्यू आपके पास क्या होगी, तो पी आर आपके पास रहेगा डेल डब्लू बटे में और डेल, और यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप इसमें डब्लू की वैल्यू रखोगे तो डेल डब्लू आर तो रहेगा, और डेल डब्लू थीटा जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं पी थीटा की वैल्यू को, जो कि रहेगा डेल डब्लू अपॉन में डेल थीटा इज इक्वल टू, ये रहेगा डेल डब्लू थीटा अपॉन में डेल थीटा। और इसको आप इक्वेशन दे सकते हैं। इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई थी 4 और इक्वेशन नंबर हो जाएगी 5। ठीक, दोनों में जो वैल्यू है आप पी आर पी थीटा की वैल्यू समीकरण नंबर पीछे जो है 4 में रख सकते हैं। तो आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर जो 5 है उसको रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 में, और हमें मिल रहा है 2me प्लस का के जेड ई स्क्वायर बटे में आर इज इक्वल टू, आपके पास है पी आर स्क्वायर, तो आपको मिलेगा डेल डब्लू आर अपॉन में डेल आर का स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर आपके पास है 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर ही लिखेंगे, और फिर डेल डब्लू थीटा अपॉन में डेल थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा अपने पास। ऐसा अपन लिख सकते हैं। ठीक, अब बात करेंगे फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हमारे पास जो पी थीटा है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। फिलहाल आपको इस क्वेश्चन नंबर 6 दे दीजिएगा, और यहाँ पर लिखेंगे फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो पी थीटा है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और पी थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है डेल डब्लू थीटा अपॉन में डेल थीटा। यहाँ से आप डब्लू थीटा को निकाल सकते हैं। तो डब्लू थीटा आपके पास क्या जाएगा, इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं, पी थीटा डॉट थीटा प्लस का C1। इसका आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करोगे डी डब्लू थीटा इज इक्वल टू पी थीटा एंड डी थीटा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी डब्लू थीटा बराबर पी थीटा डॉट थीटा और C1। इसका आप इक्वेशन नंबर देंगे 7, इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। और इक्वेशन नंबर जो 7 है उसका आप, तो हमने क्या किया यहाँ पर डब्लू थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और हमें पता है कि यदि हमें डब्लू की वैल्यू चाहिए, पूरे डब्लू की वैल्यू चाहिए, तो हमें डेल डब्लू आर डब्लू की वैल्यू चाहिए, तो डब्लू आर और डब्लू थीटा दोनों चाहिए। तो डब्लू थीटा तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम बात करते हैं डब्लू आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से हम इसका वैल्यू निकालते हैं, यानी कि आप इसको इधर पक्षानंद कर दीजिए और स्क्वायर को भी इधर भेज दीजिए, और यहाँ पर डेल डब्लू का इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू निकाल लीजिए। तो अपन बात करते हैं वापस से बाई इक्वेशन 6। तो आप लिखोगे बाई इक्वेशन 6, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डेल डब्लू आर अपॉन में डेल आर का स्क्वायर आप पहले निकाल लीजिए, और ये जो वैल्यू आएगी ये आपके पास मिलेगी 2me प्लस का के जेड ई स्क्वायर बटे में आर, और माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर और डेल डब्लू थीटा अपॉन में डेल थीटा का होल स्क्वायर। और वैसे डब्लू थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहाँ से आप निकालोगे डेल डब्लू आर की वैल्यू, तो आप इसको उधर भेज दीजिए, रूट को उधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में इधर
कि 2m ई प्लस का के जेड ई स्क्वायर बटे में आर माइनस का 1/r स्क्वायर और डेल डब्लू थीटा बटे में डेल थीटा का होल स्क्वायर और साथ में डी आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी आर हो जाएगा। अब आप इसका सिंपली क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन। तो आप लिख देंगे आफ्टर इंटीग्रेशन, आफ्टर इंटीग्रेशन तो आपको मिलेगा डब्लू आर मिल जाएगा इधर, ठीक है। और डब्लू आर की वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेशन, और ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है 2m ई माइनस का, सॉरी प्लस कर लेंगे इधर, ये रहेगा हमारे पास एक चीज रह गई, देखा, एक मिनट को, यहाँ पर हमने 2m को पक्षांतरण किया था तो इधर 2m आ गया, लेकिन इधर भी आपके पास 2m आना चाहिए, यहाँ पर भी आपके पास 2m आना चाहिए। या आप पूरी इक्वेशन को 2m से गुणा करेंगे तो 2m से गुणा हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा। ये चीज़ रह गई थी अपने पास, यहाँ पर 2m लिख लेंगे और इसके अलावा यहाँ पर 2m लिख लेंगे आप, और इसके बाद यहाँ पर 2m आ जाएगा और यहाँ पर भी आप 2m लगा लेंगे। अब ठीक है, 2m और ये रहेगा के जेड ई स्क्वायर बटे में आर माइनस का पी थीटा स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, जो अपने पास वैल्यू थी ना उसको आप ऐसे लिख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। और यहाँ पर लिखेंगे डी आर। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट दे देंगे अपने पास 7 और ये आ जाएगी 8 नंबर, ठीक। अब अपन को क्या करना है, अब अपने पास डब्लू आर डब्लू थीटा दोनों की वैल्यू आ गई, तो आप इक्वेशन नंबर 8 को और इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे? इक्वेशन नहीं दी अपने, इसको आप 4a दे दीजिए, 4a में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 7 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4a के अंदर, तो आपको मिलेगा w बराबर WR। तो WR की वैल्यू अपने पास क्या है? ये अपने पास WR की है, तो ये मिलेगा 2me प्लस का 2m के जेड ई स्क्वायर बटे में आर और माइनस का पी थीटा स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर डी आर प्लस का थीटा की जो वैल्यू थी वो अपने पास है पी थीटा डॉट थीटा प्लस का सी, यहाँ पर आप चाहो तो क्वेश्चन लगा सकते हो C2 और C1 C2 मिलकर के एक नया क्वेश्चन बना लेते हैं, C बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं? C बना लेते हैं, C लिख लेते हैं अपन सिंपली। तो ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई है। अब W की जब वैल्यू आई गई है तो अब यहाँ से हम नया क्वेश्चन निकालेंगे बीटा। तो आप इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 9 और 9 के बाद लिखेंगे वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट बीटा थीटा इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल पी थीटा, ओके। और इसको भी अपन ऐसे लिखेंगे डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल अल्फा 2। अब समझेंगे अल्फा 2 क्या है। देखो हैमिल्टोनियन जो है उसको हम अल्फा 1 लेते हैं फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है। और जो अल्फा 2 है, अल्फा 3 है, अल्फा 4 वो मोमेंटम के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन हमने आप, और वो भी कब होना चाहिए? जब मोमेंटम आपका कंजर्व हो, कंजर्व जो है तब होगा। अब कंजर्व क्या ले रहे हैं हम मान के चल रहे थे कि पी थीटा क्या है? कंजर्व। हमने पीछे देखो पी थीटा को कंजर्वेटिव लिया है, यहाँ पर पी थीटा को क्या लिया है? कॉन्स्टेंट या कंजर्व लिया है। तो हम यहाँ पर पी थीटा के रेस्पेक्ट में ही अवकलन करेंगे। पी थीटा की जो वैल्यू होगी वो अल्फा 2 के बराबर हो जाएगी, यानी कि अल्फा 2 वही रहेगा जो कंजर्व रहेगा। यदि यहाँ पर आर लेते तो यहाँ पर अल्फा 2 की वैल्यू आर होती है और यहाँ पर अल्फा 2 ही होता। अल्फा 1 रिप्रेजेंट करता है हैमिल्टोनियन को और अल्फा 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोमेंटम को, ठीक। तो सिंपली हम यहाँ पर वैल्यू रखना चाहेंगे। तो आप सबसे पहले बीटा थीटा की वैल्यू निकालेंगे जो कि है डेल अपॉन में डेल पी थीटा। तो डब्ल्यू की जो वैल्यू है उसको आप यहाँ रख देंगे और जो कि वैल्यू अपने पास थी इंटीग्रेशन और अंडर रूट का 2m ई प्लस का 2m के जेड ई स्क्वायर बटे में आर और माइनस का पी थीटा स्क्वायर बटे में
आर स्क्वायर और डी आर प्लस का पी थीटा डॉट थीटा प्लस का सी, ये आपके पास वैल्यू थी। अब आप सिंपल इसका आउटलाइन कर सकते हैं, यहाँ पर पी थीटा है और यहाँ पर आपके पास क्या है, पी थीटा है, और इसका आउटलाइन करेंगे देखो इसका, तो आपके पास यहाँ पर थीटा बचेगा। इस थीटा को मैं उधर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस थीटा, ये वाली को मैंने सोल्व कर चुका हूँ। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको और हल कर रहा हूँ मैं, और उसको मैं इधर ही लिख रहा हूँ। ये अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/r, ठीक है। और यहाँ पर जब आप इसका आउटलाइन करोगे तो आएगा 2p थीटा, कितना आएगा, 2p थीटा आएगा, और 1/r²। तो 1/r² को मैंने इधर लिख दिया है। और चलो शुरू से करते हैं। ये अपने पास जो अंडर रूट है यहाँ तक था, ये डी आर बाहर है ना, ये डी आर बाहर है। तो पहले अंडर रूट का करेंगे तो अंडर रूट का हो जाएगा -½ तो -½ होगा तो इसको अपन नीचे लिख लेंगे। कहाँ लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे। तो ये रहेगा हमारे पास 2me प्लस का 2mkz² बटे में r, और माइनस का p थीटा स्क्वायर बटे में r², और इसके साथ 1/2 आएगा, ठीक, इनटू। अब देखो पी थीटा का करेंगे तो आएगा 2p थीटा अपॉन r², तो r² लिख दिया, 1/2 से 2 कट जाएगा, पी थीटा आपके पास बच जाएगा। और पी थीटा को यहाँ पर आप α2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। और साथ में इधर आपके पास एक चीज़ और बच रही थी, और वो बच रही थी डी आर। इसका अवकलन करके थीटा को अपन इधर लेके आ गए, और सी का कितना हो जाएगा, 0। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब इस समीकरण में हम कुछ कोष्टक मानते हैं, तो इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 10। और 10 में जो वैल्यू है, जैसे कि 2me जो है वो कोष्टक, उसको अपन ए लिख लेते हैं, ठीक है। और α2/r को हम t मान लेते हैं सोल्व करने के लिए, ठीक। तो अपने पास बचेगा ये -α2/r², और डी आर अपने पास किस में चला जाएगा, डी टी में चला जाएगा। साथ में हम ये भी मान रहे हैं कि 2mkze² बटे में जो r है उसका b मान लीजिए, कितना मान लीजिए, b। अब सारी वैल्यू रख दीजिए ऊपर वाले समीकरण में, किसमें, समीकरण नंबर 10 में। तो आप इस पूरे को समीकरण नंबर 11 दे देंगे। आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर जो 11 है उसको आप इक्वेशन नंबर 10 में रखेंगे, तो आपके पास नज़ारा कुछ ऐसा हो जाएगा, बीटा थीटा माइनस का थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। और अब देखिएगा, पहले आप अंडर रूट को रखिएगा। पहले की जो वैल्यू है उसको अपन ने ए माना है, दूसरे की वैल्यू को अपन ने बी माना है, लेकिन कितना मान लिया, बी मान लिया है। लेकिन यहाँ पर आपके पास देखो आर बच रहा है, आर एक टर्म आ रही है, आर टर्म आ रही है, तो अपन आर की टर्म को किस में लिखेंगे, यहाँ पर देखो α2 बराबर आ जाएगा आर और टी, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक आर स्क्वायर करेंगे अपन, यहाँ पर क्या कर लेंगे, r² कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा बीटा टी बच जाएगा, ठीक है। और माइनस का यहाँ पर पी थीटा अपॉन ये था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, t²। तो आपके पास आ जाएगा t²। ऊपर वाली जो वैल्यू है उसमें आपके पास देखो यहाँ पर भी क्या था, पी थीटा यानी कि α2 बटे में r², और α2 बटे में r² की जो वैल्यू होगी वो रहेगी α2 बटे में r², डी आर की जो वैल्यू है वो dt के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, d और t लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। और माइनस की वैल्यू अपने पास कोई नहीं आई थी, इसलिए आप इसको माइनस भी कर लेंगे, और माइनस वाले चिन्ह को आप कहाँ निकालेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, और फिर आप सिंपल इसको सोल्व कर लेंगे। तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख देता हूँ, बीटा थीटा माइनस का थीटा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, और ये रहता ऊपर dt, और नीचे मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख देता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये आप खुद बना के देख लेंगे, आपने पहले पढ़ा है। और ये आप नहीं बनाना था, आप जो मैं लिख रहा हूँ उसको सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो आपके पास आ जाएगी। तो मैं लिख रहा हूँ इसको a प्लस का b² बटे में 4 का होल स्क्वायर की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, एक तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और माइनस में रहेगा t माइनस का b/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया है इस तरह से कि a² माइनस का x² की फॉर्म में आ गया अपने पास, ठीक है ना। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा b थीटा माइनस का थीटा इक्वल टू माइनस जो था वो काम में ले लेंगे यहाँ पर नीचे, ठीक है। और ये मिलेगा आपके पास कुछ इस तरह से साइन
इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला है, तो एक्स की वैल्यू क्या है टी माइनस का बी बाई टू, और ए की वैल्यू क्या है ए माइनस ए प्लस बी बाई फोर की पावर 1/2 आपके पास ये वैल्यू। अब आपके पास जो भी वैल्यू है सबको आप रख दीजिए, और प्लस में एक कॉन्स्टेंट और आ जाएगा आपके पास, तो इस कॉन्स्टेंट को सबको आप इधर ले लीजिए, तो आएगा अपने पास साइन बीटा थीटा माइनस का थीटा माइनस का सी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर आपके पास बचेगा टी माइनस बी बाई टू अपॉन में ए प्लस का बी बटे में ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर बटे में 4 की पावर 1/2। अब ए और बी की जो वैल्यू है उन सबको क्या कर देंगे पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1/r इज इक्वल टू अपन वो निकालना होगा, और ये रहेगा एम के जेड ई स्क्वायर बटे में अल्फा 2 का स्क्वायर, जहाँ पर पी थीटा है उसका अल्फा 2 कर लेंगे, और साथ में 2m ई अपॉन में अल्फा 2 का स्क्वायर और प्लस का एम स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में अल्फा 2 का पावर 4, और साथ में आएगा साइन बीटा थीटा माइनस का सी, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर आप जो बीटा थीटा डैश एक वैल्यू लेंगे जिसको अपन लिख सकते हैं बीटा थीटा प्लस का π/2 की फॉर्म में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको कोस में बदलना चाहते हैं, तो आप बीटा थीटा डैश लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 1/r इज इक्वल टू, इसको और सोल्व करेंगे तो आएगा m के एम जेड ई स्क्वायर बटे में अल्फा 2 का स्क्वायर कॉमन किया, और इधर मिलेगा 1 प्लस कोष्टक 1 प्लस 2 अल्फा 2 स्क्वायर ई अपॉन में के एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 की पावर 1/2 की पावर 1/2, और साथ में आपके पास आएगा ये कोष्टक बंद, और ये है कोस थीटा माइनस बीटा थीटा डैश। अब बीटा थीटा डैश की वैल्यू है बीटा थीटा प्लस π/2, अब π/2 जैसे रखेगी वापस किस में चला जाएगा, ये साइन में चला जाएगा, इसलिए हमने इसको कोस में बदल लिया। अब आपके पास एक फाइनल वैल्यू और आएगी, हम इसमें कुछ क्वेश्चन मान लेते हैं। देखिए ये जो सोल है, ये सॉल्यूशन जो है आप खुद करके देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं कर पाऊंगा। हम यहाँ पर कुछ वैल्यू मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एप्सिलॉन एल जो है उसको हम ले रहे हैं अल्फा 2 का स्क्वायर बटे में, और के एम जेड ई स्क्वायर, और जो एप्सिलॉन है उसको ले रहे हैं 1 प्लस का 2 अल्फा 2 का स्क्वायर ई अपॉन में के एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 की पावर 1/2। ये वैल्यू आप सारी रखेंगे तो आपके पास एक और इक्वेशन आएगी, और जो आएगी वो इस तरह से आएगी 1/r इज इक्वल टू, हमारे पास 1/एप्सिलॉन एल और 1 प्लस ये रहेगा एप्सिलॉन और कोस थीटा माइनस का बी थीटा डैश की पावर 1/2। सॉरी, हमने यहाँ पर 1/2 को भी शामिल कर लिया ना, ये 1/2 पावर थी, इसको हमने यहाँ शामिल कर लिया, तो 1/2 अब नहीं आएगा, तो सिंपल आपके पास ये आएगा। और ये आपके पास एक फॉर्मूला आएगा जो केपलर प्रॉब्लम के अंदर सभी पार्टिकल का पाथ डिसाइड करता है। सभी पार्टिकल का क्या करेगा, पाथ डिसाइड करेगा, और पाथ हम इस तरह से डिसाइड करेंगे, यदि आपके पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 है, ओके, तो आपके पास जो एनर्जी है वो आपके पास कैसे आ जाएगी, 0 से बड़ी होगी, और यहाँ पर जो पाथ होगा वो हमारे पास कैसा होगा, एलिप्स हो जाएगा, पाथ का जाएगा एक एलिप्स हो जाएगा। देन पाथ ऑफ ए पार्टिकल इज एलिप्स, ओके। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, यदि हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू 1 है, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हमारे पास एनर्जी जो है वो 0 रहेगी, और पाथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा। पाथ इज पैराबोलिक।
और तीसरी कंडीशन ये रहेगी कि आपके पास एप्सिलॉन लेस देन 1 है, तो आपके पास जो ई है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगी नेगेटिव। देन पाथ जो होगा वो हाइपर पैराबोलिक होगा, पाथ इज हाइपर पैराबोला। ओके, इस तरह से हम अलग अलग पाथ को क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो आप इसको पढ़ लेंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका और अलग से डिस्कस करके बता दूंगा। छोटी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको वैसे सोल्व कर दूंगा, बड़ी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको अलग से वीडियो बना करके सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।